सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सोमवार तक के लिए स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। सोमवार को सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे प्रदेश का बजट। सत्ता पक्ष विपक्ष समेत पूरे प्रदेश की रहेगी नजर। सदन में धान खरीद पर बोले सीएम नैब सिंह सैनी। कहा, खरीद में कोई खामियां हुई तो तुरंत की कार्रवाई। कांग्रेस के समय 1 साल तक किसानों को नहीं मिलता था खरीद का पैसा। यमुनानगर के अमर विहार में मिला युवक का शव, पत्नी और साथी मौके से लापता। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पानीपत में मजदूरों प्रबंधन के बीच नहीं बनी सहमति। 6 घंटे की मीटिंग के बावजूद नहीं बनी सहमति। एचसीएस अधिकारी विवेक चौधरी ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हमारे डिबेट शो मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन धान घोटाले का मुद्दा जोरों शोरों से उठा। विपक्ष जहां एक तरफ मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल कर रहा था, तो वहीं संबंधित मंत्री सदन में सभी सवालों के जवाब दे रहे थे। सीएम नैब सिंह सैनी ने भी धान खरीदी को लेकर सदन में अपनी बात रखी। सीएम सैनी ने कहा कि जहां भी खरीद में गड़बड़ी की बात सामने आई, वहां तत्काल कार्रवाई की गई। सीएम सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा जनता को भ्रमित करता आ रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि पहले की सरकारों के समय बड़े घोटाले हुए, लेकिन हमारी सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है। फिलहाल सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सोमवार को अब सदन में सीएम नैब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने बजट को लेकर हर वर्ग से बजट पूर्व संवाद किया, जिसमें मिले सुझावों को बजट में शामिल किया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष समेत सभी को इंतजार है तो बजट पेश होने का। जनता सरकार से उम्मीदें लगाए बैठी है। अब देखना होगा कि जनता की उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है और सीएम सैनी के पिटारे से हरियाणा के लिए क्या सौगात निकलती है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। संदीप हिंदुस्तानी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनपी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी आपके पास आते हुए, देखिए आज कई मुद्दों को लेकर विपक्ष आपको घेरता हुआ सदन में नजर आया, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था धान खरीद को लेकर। उन्होंने कहा कि अनियमितता बढ़ती जा रही है धान खरीद में। बाहर के राज्यों से जो किसान है वो अपने यहां पर आते हैं और उनकी कोई जांच नहीं होती है। इससे हरियाणा के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जी नमस्कार सोनिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी। देखिए, सदन की कार्रवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक सवाल का जवाब दिया है। विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल थे उसका एक एक सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और संबंधित विभाग के हमारे जितने भी मंत्री थे उन्होंने भी हर सवाल का जवाब दिया है। लेकिन आ रही है जी आवाज? जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसको लेके वो सदन में अपनी बात को उठाए। आज विपक्ष मुद्दाहीन हो चुका है। वो जिस प्रकार से किसानों की बात कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, जो हरियाणा है वो पूरे। जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं संदीप जी। संदीप जी की हरी जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जो देश में 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। आज हरियाणा 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। कांग्रेस का जो समय था उस समय आपने देखा होगा किसानों के साथ क्या बर्ताव किया जाता था, किस प्रकार से किसानों का अपमान किया जाता था। 2-2 रुपए के चेक किसानों को उस समय दिए जाते थे।
हमारी सरकार ने मुआवजे के रूप में लगभग 14,500 करोड़ से ज्यादा मुआवजा राशि किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी है। उस समय का जो काल था 2004 से 14 का, तो किसानों की जो फसल थी वो खेत में ही खराब हो जाती थी, उसको खरीदने वाला कोई नहीं होता था। नायब जी की सरकार है 48 घंटे के अंदर अंदर फसल खरीद के और उसका जो भुगतान है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान के खातों में डायरेक्ट हो जाता है। उस समय हम देखते थे कि कभी फसल मंडी में खराब हो गई, कभी मंडी के बाहर 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर की लाइनें लग जाती थी और बहुत सारी मंडियों में तो फसल को खरीदा ही नहीं जाता था। ये उस समय की चीजें हैं। तो कहने का मतलब यही है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है वो किसानों के हित के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। जिस धान की घोटाले की बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी अनियमितताएं पाई गई थी तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कार्रवाई की और जो भी सरकार को संदेह हुआ कि इन्होंने इसमें भ्रष्टाचार करने की कोशिश की तो आपने देखा होगा उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है। जी ठीक है संदीप जी, आपके पास लौटूंगी। एनपी सिंह जी, आपके पास आते हुए देखिए, आप आरोप तो कई लगा देते हैं, आपके सारे मुद्दों को सुनते हुए भी सरकार नजर आती है। क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आज जिस तरीके से आपने कहा कि धान खरीद में अनियमितता बढ़ती जा रही है, हालांकि सीएम सैनी ने भी अच्छे से इसका जवाब दिया, क्या आप उस जवाब से संतुष्ट हैं? सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया है और मेरे साथी प्रवक्ता जो बीजेपी से हैं संदीप जी, इनको भी मेरी राम राम। और जो इस चैनल को देख रहे हैं देश और प्रदेश के सभी मतलब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए संदीप जी ने बात रखी है, आपने पूछा है इनको, ये धान घोटाला संदीप जी करनाल से ही शुरू हुआ था। कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया था और ये मुद्दा पूरे जोर से उठाया था कि करनाल में धान खरीद में बड़ा घोटाला है, जबकि माननीय यहां से जो विधायक है करनाल से जगमोहन आनंद जी, उन पे भी कुछ दोषारोपण किया गया था। उन्होंने कई बार स्पष्टीकरण दिया है टीवी पे, अखबार में कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, हम इसकी जांच कराएंगे। और जब जांच की है तो वो घोटाले का जो लेवल था ना वो बहुत बड़े लेवल पे निकल के आया है। तो देखिए सरकार इससे बच नहीं सकती। करोड़ों रुपए के घोटाले से यमुनानगर की बात हो, करनाल की बात हो, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, मतलब जहां जहां भी धान के घोटाले मिले हैं वहां पे ठीक बात है कि जांच चल रही है, लेकिन इतनी लंबे समय में इस लीपा पोती में से क्या निकला? कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, कुछ अरेस्ट कर लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ते आगे बढ़ता जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, हरियाणा में देखिए संदीप जी, आप बोल रहे थे मेरा कोई मतलब उस पे वो हस्तक्षेप नहीं था। आपका समय आएगा, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। ये आज जो प्रदेश में कानून व्यवस्था है, हत्याएं हो रही हैं, रेपिस्ट हो रहे हैं। एक रेप आज ही हुआ है, कुछ साल की बच्ची से 10वीं की क्लास में थी लड़की, उसको कॉफी में कुछ पिला के किस तरह से दरिंदों ने उसका रेप किया और बाद में उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से रेप, हत्या, अपहरण, धमकी, करनाल के बहुत डॉक्टरों को बड़ी मतलब धमकियां आ रही हैं, पुलिस पड़ी है उनके यहाँ। और हर रोज किसी की चेन तोड़ ली, किसी की मोटरसाइकिल लूट ली, किसी का ट्रक लूट लिया, किसी की गाड़ी रोक, मतलब ये हालात प्रदेश में हो रहे हैं, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। और पूरी लाइफ में इतने समय में धान घोटाला कभी किसी ने नहीं सुना था। हाँ, एक बात थी, कांग्रेस के राज में
ये एक नारा लगता था कि कांग्रेस हुड्डा के राज में और किसान चढ़ गया जहाज में। इतने रेट थे जीरी के। एमएसपी की बात मेरे साथी कर रहे थे। एमएसपी अगर सही सही खरीदी जाती तो इतना बड़ा घोटाला इसमें से नहीं निकले था। रही बात अब जो बजट चल रहा, इस पे भी थोड़ी सी मैं बात रख लूं। देखिए, बहुत लोग बेरोजगार का हरियाणा में बहुत लंबी लिस्ट है। सभी विभागों में खाली पद पड़े हुए हैं, उनमें भर्ती की जाए, जनता की सुविधाएं हो जाए। किसी को बिजली का बिल भरने के लिए लाइन में खड़ा है, कोई सिक्योरिटी जमा कराने के लिए लाइन में खड़ा है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जिसकी 10 साल की जॉब होगी उसको पक्का किया जाए। सरकार बचने की कोशिश कर रही। HKRN में 2-3 साल 1 साल पहले कुछ लोगों को डाल के अब भी डाल रहे हैं, उनसे बचना चाहती है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश हैं कि 10 साल के जो भी कर्मचारी कच्चे हैं उनको पक्का करो और 28 तारीख को जवाब देना है। सरकार ने हाई कोर्ट में डेट है, और जब तक कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाता, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान काम का समान दाम मिले। जो पक्का कर्मचारी काम करता है और वही काम कच्चा करता है, उसको भी बराबर की सैलरी दी जाए। जो कर्मचारी मरते हैं उनके वारिसों को नौकरी दी जाए, कच्चे कर्मचारी हो चाहे पक्के हो। और ये जो पुरानी पेंशन है इसको बहाल किया जाए, और पूरे प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री किया जाए। ये बहुत सारी बात इसी बजट में रखनी चाहिए। हुड्डा के नए सेक्टर सरकार ने अलाउंस किए हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन उनका रेट जो है ना कम से कम रखा जाए। सरकार प्रॉपर्टी डीलर ना बने। सरकार HSIDC के प्लॉटों को भी कम से कम रेट पे दिया जाए। बेरोजगार बच्चे 4-4, 5-5 मिल के प्लॉट खरीद के और उसमें कोई काम करके वो रोजगार में शामिल हो जाएं। और जो कर्मचारी हैं वो भी, किसी ने हुड्डा में प्लॉट ले लिया कम रेट का, लेकिन आज सरकार कंपटीशन पे प्लॉट देती है, जिससे अवैध कॉलोनियां पनप रही है। गरीब आदमी को सेक्टर में तो जुगाड़ नहीं है, इतने ज्यादा रेट सरकार निकाल रही है। लेकिन एनपी सिंह जी आपने सारी कमियां गिना दी है, लेकिन जो उपलब्धि है वो तो विपक्ष को दिखाई देती नहीं है, सिर्फ आलोचना करते रहते हैं आप। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी उनका रिएक्शन भी ले लेते हैं। देखिए, आपने पक्ष विपक्ष दोनों को सुना और आज भी आपने सदन की कार्यवाही भी सुनी होगी। मनोज जी किस तरीके से एनालाइज करते हैं? से बीजेपी मनोज जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कि आपके एनपी जी मैं लौटूंगी आपके पास। एनपी जी 2, 4, 5 की वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मनोज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है जी। किस तरीके से एनालाइज करते हैं? देखने आपने पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना, और लगातार जिस तरीके से आज क्रीमी लेयर की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की मांग विपक्ष की तरफ से की गई, और जो धान खरीद को लेकर अनियमितता, उन्होंने आज कहा कि किस तरीके से अनियमितता बढ़ती जा रही है। हालांकि सीएम सैनी ने इस पर कहा है कि जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से एनालाइज करते हैं इस पूरे मामले को? आप सही बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि विधानसभा में बखूबी चर्चा हुआ, और अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के एमएलएज ने अपना अपना इशू रेज किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अपोजिशन ने जो है वो पैडी स्कैम को लेकर के बात कही, और उसको और चीफ मिनिस्टर ने भी जवाब दिया। हालांकि कहा कि एफआईआर दर्ज किया गया था और 28 ऑफिशियल्स को जो है सस्पेंड भी किया गया। तो सरकार का ये मानना था कि जो भी एलिगेशंस लगाया जा रहा है अपोजिशन द्वारा, वो जो है एविडेंस के साथ होना चाहिए। जो भी एविडेंस बेस्ड हो उसी तरह का एलिगेशन लगाना चाहिए। वहीं अपोजिशन का ये मामला था कि किसान जो है बहुत सफर कर रहा है, जैसे खाद को लेकर के, फर्टिलाइजर को लेकर के उन्होंने रेज किया था। तो जो भी एमएलएज थे उन्होंने भी अपना एक पर्टिनेंट इशू जो है, जो भी लोगों के लिए था, जैसे
अब शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर की अगर बात करें, चाहे टीचर्स की बात करें स्कूलों में, इसको लेकर के भी चर्चा किया और सरकार ने जो है जवाब भी दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपोजिशन जो है स्ट्रांग है और ओपोजिशन चाहे कि हम सरकार को घेरें, और वही सरकार जो है यही उनका इंटेंशन रहा कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए उससे जो है आंसर दिया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और आने वाले समय में जो है बजट सेशन होने वाला है, जिसमें जनाब हमने और मुद्दे भी तो रखे हैं। लेकिन मनोज तो जी, जैसे मुझे कि ऐसा आपने देखा होगा कल किस तरीके से जी राम जी को लेकर विपक्ष की तरफ से पहले कहा जाता है कि इस पर चर्चा करो, लेकिन जब चर्चा करने की बारी आती है तो वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ, जी राम जी को लेकर के भी जो है सरकार जो है इस पे डिस्कशन रखा था। हालांकि ओपोजिशन ने जो एक टेक्निकल इशू को लेकर के कि जब ऑलरेडी जो है पार्लियामेंट में जो इसको पास हो चुका है तो क्या आप और अचीव करना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर के ओपोजिशन का रुख रहा। वहीं जो है अगर रूलिंग पार्टी की बात करें तो वो चाह रहे थे कि जो भी ओपोजिशन र्यूमर्स फैला रहा है जी राम जी को लेकर के डिबेट डिस्कशन के द्वारा जो है उसको क्लियर किया जा सके। तो हालांकि चूंकि कांग्रेस ने वॉकआउट किया तो सत्ता पक्ष के जो एमएलएज थे उन्होंने जो है जी राम जी को लेकर के अपना वक्तव्य दिया, और चीफ मिनिस्टर भी जो है इसको लेकर के अपना वक्तव्य दिया कि कांग्रेस चाहती है कि नॉर्मली कांग्रेस जो है राम विरोधी होती है, उनका ये बोलना था। और जब जब भी मौका मिला उन्होंने जो है राम के एग्जिस्टेंस को भी लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस सोच रही थी कि इस इशू को जो है एक लीगल वे में जो अगर हाउस का जो रूल रेगुलेशन हो उसके आधार पे जो है चर्चा हो। वहीं जो है वो रूलिंग पार्टी का एक अपना एक डिफरेंट व्यू था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन ने जो है कोशिश किया कि सरकार को जो भी इश्यूज हैं, जी राम जी हो, चाहे टेडी स्कैम हो, या जो महंगाई हो रहा है इसको लेकर के भी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी उन्होंने रेज किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपोजिशन कोशिश किया कि सरकार को घेरा जाए, वही सरकार ने बखूबी आंसर देने का कोशिश किया। ठीक है, संदीप जी आपके पास आते हुए, देखिए आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना होगा, कानून के मुद्दे, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, राज्य के युवा बाहर जा रहे हैं। क्या इस बजट में जो 2 मार्च को बतौर वित्त मंत्री सीएम सैनी पेश करने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे प्रस्ताव लाए जा सकते हैं जिससे कानून व्यवस्था और बेहतर की जाए? जी सोनिया जी, मैं एक एक करके हर सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ बातें उठाई उनका मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने आपके चैनल के माध्यम से एक चीज तो स्वीकार की, इन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो इनका तो ये स्वयं ये मानना है कि पहले भ्रष्टाचार था इनके कार्यकाल में, ये तो आपके चैनल पे इन्होंने स्वीकार किया है। हमारे समय में जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने अभी सदन में एक मुद्दा उठाया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कि 590 करोड़ का घोटाला हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 24 घंटे के अंदर जो भी हरियाणा का पैसा था वो सरकार के खाते में ट्रांसफर हो गया। 24 घंटे के अंदर सरकार ने कार्रवाई की और जो भी इसमें दोषी था उनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। धान घोटाले की जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं, तो धान घोटाले में भी आपने देखा होगा अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के ऊपर अलग अलग धाराओं के ऊपर उनके ऊपर केस किया गया है और उनको सस्पेंड किया गया है। तो नायब जी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करती है। गौरव जी अब मुझे बोलने दीजिए, आप उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तो मैं ये नायब जी की सरकार है जीरो जब आपकी बारी थी तो वो सुन रहे थे, अब आप सुन लीजिए। भ्रष्टाचार के लिए किसी के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी इन्होंने बात की बेरोजगारी की, तो मैं आंकड़ों के साथ सोनिया जी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि 2004 से लेकर 14 तक जब हुड्डा सरकार थी तो उसमें युवाओं की जो भर्ती हुई 80,000 युवाओं को इन्होंने नौकरियां दी। उन नौकरियों का पैमाना था सबसे पहला पर्ची खर्ची, भाई भतीजावाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद। इन चारों में से कोई भी एक चीज होना बहुत जरूरी थी। उसके बावजूद इन्होंने सिर्फ 80,000 युवाओं को रोजगार दिया। और इनके समय में रोजगार की क्या स्थिति थी, बंदरबाट की क्या स्थिति थी,
अभी 2 ठीक है, दिन जवाब ले पहले लेते ही हैं, जवाब ले इनकी लेते हैं। सरकार में जवाब ले सरकार लेते हैं, में समय की कमी मंत्री है, उनसे रहे जवाब ले लेते हैं। एनपी कैप्टन जी जवाब दीजिए, विजय यादव आपके ने समय में इनकी कितने पोल युवाओं को खुली है आपने रोजगार कि दे दिया? 10 साल की तो 25,000 आपकी युवाओं सरकार को रही। ठीक है, ठीक है, 25,000 युवाओं संदीप को जी जब जवाब ले रोजगार लेते हैं। दिया गया था, संदीप जब जी जवाब ले लेते हैं। उनके डिपार्टमेंट में भर्ती निकली थी, ठीक है, तो 25,000 ठीक है, संदीप जी जवाब ले लेते हैं। एनपी जी जवाब दीजिए। हिस्सा ले लिया, 30% का रणदीप सुरजेवाला ने ले लिया, बाकी का जो बचा और मेरे हिस्से से संदीप जी नौकरी आई। ठीक है, सोनिया जी, समय की कमी है, उनसे जवाब ले लेते हैं। वो तो इन्हीं के जो नेता आप ही सवाल बोल खड़े कर रहे हैं रहे उसका हैं। जवाब ले लेते हैं। सदन में, इनको रोकिए, विधानसभा रोकिए, सदन में रोकिए देरी से संदीप जो जी इनके को। विधायक हैं, उन्होंने खुद माना है कि हमारे संदीप समय जी, में गलतियां ठीक हुई है, हैं, ठीक है, आपकी जिसकी बात वजह से आज हम यहाँ पे सोनिया जी, बैठे। देखिए, हम सभी का पक्ष दूसरी बराबरी बात, से सुनेंगे। अभी आपकी 2014 से ठीक है, लेकर संदीप जी, 2025 संदीप तक जी, भारतीय संदीप जी, जनता सुन लीजिए। पार्टी ने नायब जी की सरकार ने बिना ये किसी देखो, भाई ये भतीजावाद, कोई तरीका अच्छा नहीं है। बिना संदीप जी, आप रोक रहे हैं। बिना क्षेत्रवाद के युवाओं आप को रोक उनकी रहे हैं, वो काबिलियत रुक के नहीं रहे। हिसाब से, युवाओं को संदीप जी, उनके मेरा हुनर के जवाब संदीप जी, हिसाब ले सुन ले। लीजिए, इस तरीके से नहीं होगी डिबेट। देखिए, अगर आप डिबेट में बैठे हैं तो सुनने की क्षमता भी आपको रखनी होगी। ठीक है, सुन लीजिए, रोजगार सुन दिया है लीजिए, और एनपी जी। 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को भाजपा रोकिए, सरकार ने रोकिए। ठीक है पक्की संदीप जी, नौकरी आपके दी है। आपके सवालों का मैं जवाब बात तो ले करता हूं, लेते हैं। इन्होंने समय की बात की कमी है, बुढ़ापा पेंशन समय की। की कमी है, नहीं, जवाब ले आपके लेते समय हैं। में एनपी जी बुढ़ापा बताइए, पेंशन देखिए वो की कह क्या रहे हैं मांग कि थी? आपके समय में कितने युवाओं को रोजगार मिल सबके गया? समय में आपने यह सरकार था कि बता दी। बुजुर्गों क्या को आपने किया? पेंशन लेने के लिए मैडम ने 5-5 मेरे से किलोमीटर पूछा दूर है, पैदल जाना मैं पड़ता उसका था, जवाब देना चाहता हूँ। और समय पे हर महीने बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती थी गौरव जी। कभी 3 महीने में आ गई, कभी 4 महीने में आ गई, कभी 5 महीने में आ गई, और वो 5 महीने में भी 5 इसलिए किलोमीटर रोकिए चल इनको। के जाना पड़ता था। अरे आज संदीप जी, बुजुर्गों ठीक को है, सुन लीजिए, सुन उसके लीजिए खाते संदीप में जी। पैसा आता है 3200 पैसा, संदीप 3200 जी, रुपया आता संदीप है जी। हर महीने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बुजुर्गों को संदीप जी, 3200 सुन रुपया लीजिए। सीधे उनके अकाउंट में आता है। और नायब जी की सरकार प्रदेश में पहली ऐसी सरकार है जो देश में सबसे ज्यादा पैसा ठीक है, लोगों ठीक को है, देती है। ठीक है संदीप अब जी, अब आपको आप सुनना जवाब तो चाहिए। ले लीजिए। अब सुन लीजिए गौरव जी, आपके संदीप- सवालों का जवाब दे रहा हूं, उसके बाद आप बीच में बोल रहे हैं। भाई समय आपने जो की बातें कमी बोली है, उन्हीं समय का की तो कमी है, जवाब दे रहा संदीप हूं। जी। आपने बुजुर्गों की समझिए, पेंशन थोड़ा की सा बात समझिए। की। देखिए, समय आपने की 10 कमी है, साल में आप 700 जो रुपए सवाल है, बढ़ाए, उसके जवाब ले हमने लेते 10 हैं। साल में 2200 देखिए, रुपए संदीप जी, बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? संदीप आप जी, खुद आपने बताइए। मेरे को रोक दिया। आपको तो विपक्ष और को मैं माननीय ये कह रहा मुख्यमंत्री हूं जी का कि फूल आप मालाओं के बिल्कुल साथ गलत स्वागत कह रहे हो। करना चाहिए। हमारी आप सरकार जनता ने को गुमराह मोदी मत कीजिए, सरकार ने भ्रम मत फैलाइए, अफवाहें मत फैलाइए। आपके एक सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, धैर्य से आप सुनते रहिए। अब हमारे समय में अब लगे आप थे, सुनते हमने रहिए। पक्के किए हैं। और आपने- आपने संदीप जी, 11 ऐसे साल डिबेट में नहीं चलेगी। देखिए, अगर कर्मचारी भी पक्के नहीं किए। संदीप जी, और देखिए राज्य में समय की कमी है, लगातार आप इस तरीके ज्यादा से बर्बाद की है। देखिए, भाव ऐसे खरीद डिबेट के नहीं बिल्डरों चलेगी। को देखिए, दी समय की दिया, कमी है। भूल आप गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गौरव जी, जुड़ने आप के लिए। अपनी लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, हालांकि 2 मार्च को बतौर वित्त मंत्री सीएम सैनी बजट पेश करेंगे, लेकिन ये बजट क्या आम जनता को लुभा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारे डिबेट शो मसला में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।